डीएलएड के द्वितीय सेमेस्टर में आज हम लोग पढ़ेंगे मृदा और फसलें। तो सबसे पहले मृदा के बारे में जानेंगे कि मृदा किसे कहते हैं, मृदा कितने प्रकार की होती है और मृदा अपरदन और उसका संरक्षण कैसे होता है। तो आइए देखते हैं कि मृदा किसे कहते हैं। तो मृदा एक्चुअली होता है एक प्राकृतिक संसाधन है जो हमारी पृथ्वी के ऊपरी हिस्से में पाई जाती है। अब जब भी कोई चट्टान टूटती है तो वो पानी के माध्यम से हमारे जो प्लेन एरिया है या किसी भी रिवर या नदी को प्लेन एरिया में आती है तो वो अपने साथ चट्टान के टूटने के कण भी लेके आती है और वो कण प्लेन एरिया में स्प्रेड में फैल जाती हैं। तो चट्टान के कण नदी के पानी के साथ साथ, क्योंकि नदियां अक्सर पहाड़ों से ही निकलती हैं, तो उस निकलने के क्रम में वो चट्टान से बहुत सारे कण लेके आती हैं और वो प्लेन एरिया में उसको फैला देती हैं। अब जब ये चट्टान के कण फैल जाते हैं तो उनके साथ साथ जो जीवों की शरीर जब मृत होती हैं, पेड़ पौधे मृत होते हैं, तो उस चट्टान के कण के साथ साथ उस जीव या पेड़ पौधे के कण भी उसके साथ मिल जाते हैं और ये मिल के एक मिक्सचर बनाते हैं जो पृथ्वी के ऊपरी सतह पे रहता है। उस मिक्सचर को बोलते हैं मृदा। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मृदा एक प्राकृतिक संसाधन है जो चट्टानों के कण और जो जीवों के मृत शरीरों का भाग है उससे मिल के बना हुआ है। अब जीवों के मृत शरीरों के भाग को कहते हैं ह्यूमस। अगर कोई भी जीव मर जाता है और मरने के बाद जो वो छोटे छोटे भाग में उस मृदा के साथ मिलता है तो उसको बोलते हैं ह्यूमस। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मृदा चट्टानों के कण और ह्यूमस का मिश्रण है। अब ये चट्टानों के कण और ह्यूमस दोनों मिलके पृथ्वी के ऊपरी सतह का निर्माण करते हैं जो विभिन्न प्रकार के पौधे, फसलें, पेड़ पौधे को उत्पत्ति या उसको वृद्धि करने के लिए उत्तरदायित्व है। और बहुत से फसलें पृथ्वी के ऊपरी फसल पे, ऊपरी परत पे उगाई जाती हैं। तो ये फसलें तभी उगती हैं जब कहीं पे इस प्रकार के संगठन पाए जाते हैं। इस प्रकार के संगठन मतलब जो चट्टानों के कण और ह्यूमस अगर सही से मिले हुए हैं तो उस एरिया को बोलते हैं मृदा। तो ये हो गया मृदा के बारे में। अब देखते हैं हम लोग मृदा के प्रकार। मृदा के प्रकार विभाजित किया गया है मृदा में पाए जाने वाले उसके कणों के आकार के आधार पे। किसके आधार पे? मृदा में जो भी कण पाए जाते हैं उस कण के आकार के आधार पे मृदा को विभिन्न भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अब कणों के आकार जैसा होगा उस तरह से उसमें वाटर या पानी के रुकने की क्षमता होगी, उस तरह से उसमें ऑक्सीजन की उपलब्धि होगी और भी न्यूट्रिएंट अवेलेबल होंगे। अगर उस कण के बीच में जो मृदा में पाए जाते हैं, अगर उस कण के बीच में दूरी कम है तो पानी रुकने की संभावना कम होगी, उसमें ऑक्सीजन कम होगा, उसमें और मिनरल कम होंगे। तो सारा जो डिवीजन है वो मृदा के जो कण है उसके साइज पे, उसके आकार पे डिपेंड है और उन कणों के बीच की दूरी क्या है। इन दोनों के बेस पे मृदा को एक बेसिकली 3 भागों में डिवाइड किया गया। सबसे पहले है सैंडी मृदा। अब सैंडी मृदा जो उसे कहते हैं जिसमें मृदा के कणों
का जो माप है वो सबसे ज्यादा होता है। अब जब कणों का माप सबसे ज्यादा होता है तो सैंडी मृदा के कण एक दूसरे से आपस में जुड़े होते हैं। अब जब जुड़े होते हैं तो उसमें ऑक्सीजन और पानी की उपलब्धता कम होती है, और जब ऑक्सीजन और पानी की उपलब्धता कम हो जाती है तो ये मृदा ज्यादा पौधों को उत्पादित करने के लिए सहायक नहीं होती, जिससे सैंडी मृदा में बहुत कम फसलें होती हैं और ये जो मिनरल्स हैं वो भी ज्यादातर इसमें अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए सैंडी मृदा उतना ज्यादा उत्पादकता नहीं देती है जितना और दूसरी मृदा पौधों की उत्पादकता के लिए अच्छी होती है। अब दूसरा है क्ले मृदा। क्ले मृदा का जो कणों का साइज है वो सैंडी मृदा से कम होता है, और कम होने की वजह से इसमें वाटर, इन दोनों कणों के बीच में वाटर अवेलेबल या उपस्थित रहता है, और वाटर के उपस्थित रहने से उस पानी के उपस्थित रहने से और भी जो मिनरल हैं पानी के साथ उस बीच में अवेलेबल रहते हैं, जिसकी वजह से ये मृदा ज्यादा पौधों को हेल्पफुल होती है और इस मृदा में पौधे ज्यादा से ज्यादा ग्रो करते हैं। और तीसरी मृदा है लोम जो है क्ले और सैंड मृदा के बीच वाली स्थिति है। अगर सैंडी मृदा और क्ले मृदा को दोनों को मिला दिया जाए तो लोम मृदा का जन्म होता है, और इससे क्या होता है कि लोम मृदा में सैंडी का भी क्वालिटी आ जाती है और क्ले का भी क्वालिटी आ जाती है। तो क्ले में विशेषता है कि इसमें वाटर को रखने की विशेषताएं हैं, और वाटर के साथ साथ इसमें मिनरल भी रहते हैं, तो ये पौधों को ग्रो कराने में हेल्प करती हैं। उसी तरह लोम भी हेल्प कराती हैं पौधों को ग्रो करने में। और सबसे लास्ट में है सिल्ट मृदा। सिल्ट मृदा के जो कण हैं वो सबसे छोटे छोटे होते हैं, मतलब ये इसके कण इतने छोटे होते हैं कि वाटर के साथ मिलके ये दूसरी जगह भी चले जाते हैं। अगर सॉइल में वाटर का प्रवाह हो रहा है तो अब सबसे कम तो आप देखेंगे कि जो सैंडी मृदा है अगर वाटर उसके साथ संपर्क में आ गया तो वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता। सिल्ट मृदा अगर उसके साथ वाटर मिल गया तो एक जगह से दूसरी जगह वो जा सकता है इजिली। वो वाटर में इसके कण इतने छोटे छोटे होते हैं कि आसानी से एक जगह से दूसरे जगह वो ट्रांसफर हो सकते हैं वाटर के माध्यम से। तो ये हो गया मृदा के प्रकार। अब क्ले और लोम दोनों मृदा अधिकतर फसलों को सपोर्ट करती हैं, जैसे गेहूं, चना, मक्का। ये दोनों मृदा जहां पे भी पाई जाती हैं वहां पे फसलें अच्छी होती हैं, और सैंडी मृदा ज्यादातर फसलों को सपोर्ट नहीं करती। इसमें कम फसलें होती हैं, जैसे सब्जियां, इसमें वाटर अगर नीचे चला जाता है तो सब्जियों होने के चांसेस इसमें ज्यादा रहते हैं। लेकिन जो अनाज हैं, जितने भी अनाज हैं वो क्ले और लोम मृदा में होती हैं। ये हो गया मृदा के प्रकार। अब हम लोग देखते हैं मृदा अपरदन। मृदा अपरदन क्या होता है और उसको कैसे संरक्षण करते हैं। तो मृदा अपरदन उसे करते हैं जैसे मृदा का पृथ्वी के ऊपरी परत पे पाई जाती है, और जो ऊपरी परत है ये पौधों को ग्रो करने या तेजी से बढ़ने या ज्यादा से ज्यादा पौधों को या फसल को उत्पादित करने के लिए उत्तरदायी है। उत्तरदायी इसलिए है कि इसमें उस तरह की विशेषताएं हैं। अगर ऊपरी परत को हटा दिया जाए तो जो नीचे की परत बचेगी उसमें ये विशेषता नहीं पाई जाएगी कि वो पौधों को ज्यादा से ज्यादा उपजाऊ कर सके। तो अगर किसी भी जगह की ऊपरी परत हट जाती है जो मृदा का रूप है, तो इस हटने की प्रक्रिया को कहते हैं मृदा अपरदन।
अपरदन मतलब किसी भी प्लेस या जगह पे मृदा का हट जाना या किसी भी जमीन पे उसका उपजाऊपन का क्षरण हो जाना या ह्रास हो जाना मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा अपरदन के बहुत से कॉजेज हैं, उसमें कुछ है कि भौतिक रूप से कैसे मृदा अपरदित हो जाती है, कुछ है कि रासायनिक रूप से मृदा वहां की किसी भी प्लेस या किसी भी जगह की मृदा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाती है या दूसरी जगह इकट्ठा हो जाती है। तो इसमें मृदा अपरदन के दो कारण हैं, एक तो है भौतिक और दूसरा है केमिकल। भौतिक में सबसे बड़ा कारण है मृदा अपरदन का फ्लड से। फ्लड में क्या होता है कि फ्लड जब आती है तो पानी के साथ जो मृदा का जो पृथ्वी का ऊपरी भाग है वो ट्रांसफर हो जाता है दूसरी जगह। फ्लड एक तेजी से बहुत सारी एनर्जी लेके, वाटर एनर्जी लेके चलता है, जिसकी वजह से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। ऊपर वाला भाग ट्रांसफर होता है, नीचे तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि उपजाऊ पृथ्वी के ऊपरी भाग उपजाऊपन तभी रहता है, उसमें न्यूट्रिएंट तभी रहते हैं जब उसमें ह्यूमस मिला हुआ। अगर उसको हटा दिए तो नीचे तो ह्यूमस है नहीं, और जब ह्यूमस नहीं है तो उसमें जो मिनरल्स और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट हैं जो पौधों को वृद्धि के लिए जरूरी है वो नहीं मिल पाता। तो फ्लड एक मुख्य कारण है। दूसरा है कि जो जानवर ऐसे चरते हैं तो उस चरने के क्रम में भी मृदा का ऊपरी परत हटता जाता है और वो दूसरी जगह ट्रांसफर होता जाता है या उसमें क्षरण होता जाता है। एक है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मेन कॉज है कि अगर किसी भी प्लेस पे पेड़ लगे हुए हैं तो पेड़ के जड़ उस मृदा को पकड़े रहते हैं, जिससे वो मृदा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं होती। अगर वो पेड़ को काट दिया जाए तो वहां से मृदा एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ट्रांसफर हो जाती है, तो उसका ऊपरी भाग आसानी से क्षरण हो जाता है। विंड भी एक कारण है, जो हवा के थ्रू भी कभी कभी बहुत तेजी से हवा चल रही है तो उसके थ्रू वो मृदा का ऊपरी भाग या जमीन का ऊपरी भाग चला जाता है, तो वो उससे भी मृदा का अपरदन हो जाता है। अब केमिकल, कुछ ऐसे केमिकल्स भी हैं, क्योंकि मृदा जो है बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे बैक्टीरिया हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। अगर आप ऐसे देखेंगे तो एक मुट्ठी में आप मृदा लेते हैं तो उसमें आपको हजारों बैक्टीरिया रहते हैं। अगर उसको कंडीशन ठीक है, अगर उसमें आप पॉल्यूशन है, केमिकल्स है, तो उसमें बैक्टीरिया खत्म होने के चांसेस है। तो वो एक तरह से बहुत बड़ा माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अर्थवर्म, केचुए का घर भी है। तो एक तो पॉल्यूशन, जो बहुत तरह के पॉल्यूशन हो सकते हैं, बहुत लोग उसमें आग लगा देते हैं खेतों में, जिसकी वजह से वो जो एरिया है उसमें बहुत सारे जीव हैं वो मर जाते हैं, और वो मरने की वजह से उस मृदा का जो मेन काम है वो नष्ट हो जाता है। क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही ऐसे हैं जो किसी भी मृत जीव को सिंपल फॉर्म में या डिकम्पोज करते हैं, तो उसमें उस प्लेस पे डिकम्पोजिशन हो नहीं पाएगा, जिसकी वजह से मृदा फिर से उसमें न्यूट्रिएंट का साइकिल नहीं कंप्लीट हो पाएगी। फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर बहुत तरह के फर्टिलाइजर यूज होते हैं। अब इस समय एक्सेसिव बहुत ज्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर यूज करने से मृदा का जो मेन जो उसका पोजीशन है उसमें डिस्टरबेंस होता है। अगर उसका नेचुरल पोजीशन डिस्टर्ब होता है तो उसके आने वाले समय में उसकी जो उत्पादकता है वो प्रभावित हो जाती है। फर्टिलाइजर अगर, क्योंकि यूरिया में 46% नाइट्रोजन है, अगर उसको ऐसे स्प्रेड करते हैं, उसको फैलाते हैं पूरे फील्ड में, तो बहुत सारी यूरिया वैसे रह जाती है, पौधों द्वारा यूज नहीं कर पाते, तो वो मृदा को डैमेज करती है। मृदा के जो उसका नेचुरल रूप है, क्योंकि आप जानते हैं कि मृदा एक नेचुरल प्राकृतिक संसाधन है, तो वो नेचुरल रूप को नष्ट करेगा, और नेचुरल रूप नष्ट होगा तो आने वाले समय में मृदा की जो उत्पादकता है, उसकी फर्टिलिटी है, वो प्रभावित होगी।
पेस्टिसाइड है, बहुत ज्यादा मात्रा में पेस्टिसाइड यूज करना। जैसे किसी भी पौधे पे अगर वो कीड़े लग गए तो उसमें हम पेस्ट केमिकल्स यूज करते हैं उसको मारने के लिए। अगर वो तो सारे केमिकल्स पौधे पे नहीं जाएंगे, कुछ जमीन पे भी जाएंगे, तो जमीन पे जाने के क्रम में वो जमीन में जो एक अलग इकोसिस्टम है उस इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करेंगे, और इकोसिस्टम का एक पार्ट अगर डिस्टर्ब हो गया तो फिर से वो डेवलप नहीं हो पाएगा और वो मृदा एक तरह से उसकी उत्पादकता धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और कीटनाशक की एक बहुत बड़ी कमी है कि वो किसी दूसरे जैसे वाटर से या पानी से वो उसमें घुलता नहीं है, उसी में पड़ा रहेगा। तो बहुत सारे कीटनाशक हैं जो उसी में पड़े रहेंगे, वो एक एनिमल से दूसरे एनिमल, उस वन ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफर होते रहते हैं। तो एक बार पानी में चला गया, इसे मृदा से होते हुए ग्राउंड वाटर में चला जाता है, कभी मृदा में नहीं रह गया, तो मृदा में जो रहने वाले जीव हैं वो उससे प्रभावित होते हैं और उनको भी मरने का खतरा होता है। कीटनाशक एक बहुत बड़ा कॉज है सॉइल या मृदा के उत्पादकता को अफेक्ट करने के लिए। तो ये हो गया मृदा अपरदन के कारण। अब इसको कैसे संरक्षण कर सकते हैं? तो संरक्षण करने का सबसे अच्छा उपाय है एक एफॉरेस्टेशन। ज्यादा से ज्यादा अपने जो एरिया है उसके चारों ओर पेड़ लगाइए, जिससे कभी फ्लड आता है तो पेड़ जो है फ्लड को रोक देंगे और उसके रोकने क्रम में उसके स्पीड को कम कर देंगे, जिससे मृदा उससे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं होगी। एक है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन भी मृदा के अपने जो उसका मेन ओरिजिनल फॉर्म है, उसका नेचुरल जो अस्तित्व है उसको बनाए रखने में हेल्प करता है। अब क्रॉप रोटेशन किसे कहते हैं? जैसे किसी भी जगह पे एक सीजन में आप गेहूं बोए, दूसरे सीजन में उसको चेंज कर दीजिए, अल्टरनेट उसको चेंज करते रहिए। तो वीट की जगह फिर इस सीजन में आप गेहूं बो रहे हैं तो उसी सीजन में उस फील्ड में आप चना बोइए, फिर अगले सीजन में उसमें कोई आलू बोइए। तो इस तरह से क्रॉप को रोटेट करते रहिए। तो क्रॉप रोटेट करने से क्या होगा कि जो कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिसके रूट ऊपर रहते हैं, कुछ फसलें ऐसे होती हैं जैसे सरसों है, सरसों का रूट नीचे तक जाता है। तो जब वो रूट नीचे तक जाएगा तो उस सॉइल को पकड़ के रखेगा। अब धान है तो धान की रूट ऊपर रहता है, उसकी ऐसी रूट है कि वो फैला रहते हैं, नीचे जाता ही नहीं। तो इस तरह के फसलें हमेशा इंटरचेंज करना चाहिए, जिसकी वजह से मृदा की उत्पादकता बढ़ती है और उसमें जो फर्टिलिटी है या उसका जो नेचुरल उसका फॉर्म है वो हमेशा बना रहता है। एक टेरेस फार्मिंग है। टेरेस फार्मिंग उसे कहते हैं जैसे सीढ़ी द्वारा फार्मिंग। जैसे कभी पहाड़ों पे जाएंगे तो वहां पे सीढ़ी जैसा खेत बने हुए, एक ऊपर है, एक नीचे, एक नीचे, एक नीचे है। तो टेरेस फार्मिंग से भी मृदा को हम बचा सकते हैं। तो ये हो गया मृदा संरक्षण। मृदा संरक्षण एक मेन टॉपिक है। जैसे इसमें कीटनाशक का भी उपयोग कम करें, जिसकी वजह से मृदा का जो फॉर्म है, मृदा का ओरिजिनल रूप है, वो हमेशा बना रहे। फर्टिलाइजर का भी एक तरह से उतना ही उपयोग करें जितना फर्टिलाइजर किसी भी क्रॉप के लिए या फसल के लिए जरूरत है। अदरवाइज वो उस एरिया के चारों ओर मृदा को खराब करेगा। तो ये हो गया मृदा के बारे में कुछ जानकारियां। अब हम लोग पढ़ेंगे फसल और फसल चक्र। सबसे पहले जानते हैं कि फसल किसे कहते हैं। तो फसलों के बारे में बहुत लोग सुने ही हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि फसल कहते किसे हैं। तो अगर किसी भी क्षेत्र में एक ही प्रकार के पौधे बहुत बड़े स्तर पे उत्पादित
किया जाता है तो उसको फसल कहते हैं। एक ही प्रकार के पौधे और बहुत बड़े स्तर पे अगर उत्पादित करते हैं तो उसे फसल बोलते हैं। अब फसल एक्चुअली जो फसलों का टाइप है रबी और खरीफ, ये बेस्ड है उसके सीजन पे ही डिसाइड होता है कि कौन सा फसल रबी की है, कौन सा फसल खरीफ की है। अब सीजन डिसाइड हुआ है, सीजन का निर्धारण इसी आधार पे हुआ है कि ये फसल से सपोज दैट गेहूं का फसल है, गेहूं का फसल एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, एक तरह से एक समय अंतराल है, जिस समय अंतराल में वो बहुत अच्छे तरीके से होता है। अगर उस समय अंतराल को उस फसल को नहीं मिल पाता है तो उसका जो उत्पादकता है वो प्रभावित होती है। तो इस समय अंतराल में जो फसल होती है उसको अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। जैसे अगर रबी का जो समय अंतराल है तो रबी की फसल को हम लोग बोते हैं ठंडे के मौसम में और उसको काटते हैं गर्मी के मौसम में। तो ये जो बोने और काटने का जो समय अंतराल है, इसको इस समय अंतराल में जो फसल होती है उसे कहते हैं रबी की फसल। जैसे गेहूं है तो गेहूं को हम बोते हैं नवंबर दिसंबर में बोते हैं और उसको जो ग्रोइंग टाइम है वो एकदम टोटली ठंडक वाला है। तो गेहूं का अगर ग्रोइंग टाइम ठंडक में न रहे तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा। अगर उसको पकना है, मैच्योर होना है, तो उसमें गर्मी रिक्वायर्ड है, बिना गर्मी के वो मैच्योर ही नहीं हो पाएगा। तो ये दो कंडीशन गेहूं के लिए और इस टाइम ड्यूरेशन के इस समय अंतराल के फसलों के बीच में अगर नहीं रहता है तो वो फसल की उत्पादकता प्रभावित होती है। अब जैसे गेहूं का ही ये तो गेहूं को नवंबर दिसंबर में बोते हैं और जनवरी फरवरी और मार्च में काट लेते हैं। तो इस ड्यूरेशन में जो भी फसल होती है उसे कहते हैं रबी की फसल। अब इस ड्यूरेशन में बहुत सारी फसलें हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है गेहूं, चना, मटर। ये तीन जो मुख्य फसल है, सरसों भी है जो इस समय अवधि में होती है, तो इस समय अवधि को रबी की फसल बोलते हैं। दूसरा है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल, अब जैसे गेहूं की फसल को ज्यादा पानी नहीं चाहिए, कम पानी चाहिए, ठंडक ज्यादा चाहिए, तो ये इस तरह की उसकी जरूरत है। अगर वो जरूरत दूसरे सीजन में अप्लाई करें, उसको प्रोड्यूस कराएं या फिर उत्पादित कराएं तो वो हो नहीं पाता है, उसका उत्पादकता प्रभावित होती है। अब खरीफ की फसल में इसकी फसल जब बारिश होती है तो उसमें उसको बोते हैं, क्योंकि इस ग्रुप में इस ड्यूरेशन या समय अवधि में जो भी फसल होती है, एक बारिश के समय जैसे जुलाई में, और जब उसको काटते हैं तो उस समय ठंडक आ जाए। तो जैसे इस समय अगर ठंडक स्टार्ट हो गई है तो गेहूं जो धान की फसल है वो कट रही है, तो उसको बोते वक्त बहुत पानी चाहिए और काटते वक्त थोड़ा बहुत ठंडक चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन, ये जरूरत, उसको मौसम की जरूरत, इस ड्यूरेशन में जो फसल होती है उसे खरीफ की फसल कहते हैं। अब इस ड्यूरेशन में कौन कौन आता है? धान होता है, मक्का होता है, बाजरा, सोयाबीन होती है, मूंगफली होती है। तो ये सब खरीफ की फसल है और ये इस समय अवधि में ये दोनों फसलें होती हैं। और एक तीसरी जायद की फसल भी है, तो जायद उतना जो इम्पोर्टेंट नहीं है। जायद की फसल जो गर्मी में सब्जियों की फसल होती है उसे जायद की फसल बोलते हैं। उसमें बहुत सारी सब्जियां आती हैं, जो ककड़ी, खीरा, और उसमें सूरजमुखी भी है जो जायद की फसल में आती है। तो ये हो गया फसलों का डिवीजन ऑन उसके बेस पे कि किस समय अवधि में कौन सी फसल होती है। और दूसरा एक है फसल चक्र। फसल चक्र एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एग्रीकल्चर में, क्योंकि फसल तो सॉइल पे होती है और जो भी पौधे हैं या फसलें हैं सारे न्यूट्रिएंट सॉइल से ही लेते हैं। तो फिर वो न्यूट्रिएंट का रिकवरी कैसे होगा? क्योंकि हमेशा फसल उसमें लगाते रहें तो न्यूट्रिएंट तो कम हो जाएंगे। तो उस रिकवरी के लिए अब नेचुरली इस समय तो बहुत सारे
केमिकल्स आ गए हैं, फर्टिलाइजर आ गए हैं, जो फर्टिलाइजर ज्यादा से ज्यादा फसल उत्पादित करने के लिए फर्टिलाइजर उसमें डाल देते हैं, आर्टिफिशियल सप्लाई कर देते हैं, मतलब कृत्रिम रूप से उसमें उसको फसल को दे देते हैं, जिससे फसल का उत्पादन बढ़ जाता है। लेकिन नेचुरली कैसे, पहले तो फर्टिलाइजर थे नहीं, तो नेचुरली कैसे वो जो न्यूट्रिएंट है वो अगेन फिर रिकवर हो जाए, रिचार्ज हो जाए। तो इस कंडीशन को पूरा करने के लिए फसल चक्र हम लोग एग्रीकल्चर में, या जो किसान हैं वो एग्रीकल्चर में करते हैं कि फसलों का जो उत्पादकता है वो अगर एक सीजन में किसी भी फील्ड में गेहूं लगाए हैं तो दूसरे सीजन में उसको चेंज कर देते हैं, चना कर देते हैं, फिर तीसरे सीजन में मटर कर देते हैं, फिर गेहूं करते हैं। तो ये जो अल्टरनेट चेंज होने की वजह से उसमें जो सॉइल में है उसकी नेचुरलिटी बनी रहती है। जैसे चना एक ऐसा, चना और मटर दोनों दालें हैं, इन दालों के रूट एक स्पेशल होता है जिसमें एक बैक्टीरिया पाई जाती है। वो बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन है, क्योंकि पौधे तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से लेके H2O जमीन से लेके और ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज एक फूड है, लेकिन जब प्रोटीन बनाने की कंडीशन आती है तो प्रोटीन एक नाइट्रोजनस प्रोडक्ट है, और नाइट्रोजन कहां से लेंगे, तो नाइट्रोजन को फिक्स करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे CO2H मिल गया तो C6H12O6 बन गया, इसमें नाइट्रोजन तो नहीं है, तीनों मिल गए, तो ये हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन तीनों बन गए। लेकिन नाइट्रोजन कहां से आएगी, नाइट्रोजन का ऐसा नेचर है कि वो किसी दूसरे, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन इजीली कार्बन डाइऑक्साइड से मिल गया, वो नाइट्रोजन इजीली कंबाइन नहीं होता। तो उस कंडीशन को दूर करने के लिए इस चना, जितने भी दाले वाले पौधे हैं, उसके रूट में एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है राइजोबियम। वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से मिक्स करा देता है, जोड़ देता है, जिससे NH3 बन जाता है। अब जब नाइट्रोजन NH3 बन गया, नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन हाइड्रोजन से कंबाइन हो गया, तब ये पौधे अपना प्रोटीन सिंथेसिस में यूज करते हैं। तो ये राइजोबियम का कमाल है कि राइजोबियम नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से जोड़ देता है। अदरवाइज नाइट्रोजन की ऐसी नेचर है, प्राकृतिक रूप से इस तरह से नाइट्रोजन बना हुआ है कि वो किसी भी दूसरे कंपाउंड से नहीं जुड़ता। उसको जुड़ने के लिए कंडीशन चाहिए, कुछ कंडीशन उसको हेल्प करती है जुड़ने के लिए, अदरवाइज जुड़ेगा नहीं, क्योंकि एनवायरमेंट में ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन से नहीं जुड़ता है। तो जब हम फसल चक्र करते हैं तो गेहूं में नहीं पाया जाता, वो चना में वो पाया जाता है, तो गेहूं भी नाइट्रोजन ले लिया। तो जब हम बोए तो उसमें फिर से नाइट्रोजन का जो न्यूट्रिएंट है, ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए नाइट्रोजन का रिचार्ज हो गया। तो ये फसल चक्र का एक फायदा है कि न्यूट्रिएंट अगेन उसमें रिचार्ज होते हैं। अब दूसरी बात यह है, पहली तो एक न्यूट्रिएंट का रिचार्ज, और दूसरा है कि गेहूं एक ऐसा फसल है जिसकी रूट फाइब्रस है, ऊपर ही रहती है। चना का रूट नीचे तक जाता है, तो जब रूट नीचे जाती है तो ऑक्सीजन भी नीचे चली जाती है, क्योंकि रूट भी बढ़ती है तो उसमें ऑक्सीजन की जरूरत है, बिना ऑक्सीजन के वो ग्रो नहीं करेगी। तो जब नीचे ऑक्सीजन चली गई तो वो दूसरी फसल हो रही है तो उसको भी ऑक्सीजन दे रही है। तो ये दो चीजें हैं जो फसल चक्र में हेल्प करती हैं, एक तो न्यूट्रिएंट का रिचार्ज और दूसरे ऑक्सीजन को नीचे तक पहुंचाना। तो ये हो गया